अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, ये आप जो ट्रकों की लाइन देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नीलम के मुकाम पे ये ट्रकों की लाइन है और इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ और इसके अंदर जो सामान है ना, वो है इसके जंगलात की लकड़ियाँ, जम्मू एंड कश्मीर की मिनरल्स, जड़ी बूटियाँ और जितना यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो स्मगल करके पंजाब भेजे जा रहे हैं। ये रोज़ की प्रैक्टिस है। महीने के हज़ारों ट्रक भर के कश्मीर से सब लाद के ये लेके जाते हैं पंजाब में और पीओके के लोगों को इसमें से कुछ नहीं मिलता। अजीज दोस्तों, 94 में जब मैं पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गया ना, तो उस वक्त मुझे इतना कश्मीर के इशू का डिटेल्स नहीं पता थी। ज़ाहिर है, मैं नया नया ह्यूमन राइट्स के काम में आया था। तो वहाँ पे प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता जी आए थे जम्मू एंड कश्मीर से। ये कैंपों में रहते थे जम्मू में, क्योंकि इन लोगों को कश्मीर से जेनोसाइड जो हिंदुओं का हुआ था तो निकाला गया था। तो ये भी पंडित थे, श्रीनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो इनको भी वहाँ से भागना पड़ा था। तो ये जिनीवा आए थे कश्मीरियों की हालत बताने के लिए कि किस तरह पंडितों के ऊपर वहाँ पे जुल्म हुआ। तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी तो पूरी नज़र होगी इस सारे इशू पे, तो कश्मीर पाकिस्तान के पास जो है वो और इंडिया के कश्मीर में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा, आरिफ भाई, अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे किसी ऊंची जगह पे खड़े होकर देखें ना, तो अगर हम भारत वाले कश्मीर पे देखेंगे तो हमें जंगलात, हरा भरा पूरा दरख्त, पूरा एक दरख्तों से भरा इलाका नज़र आएगा। और जब हम पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ नज़र दौड़ाएंगे ना, तो नंगे मैदान हैं, कोई दरख्त नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ से सब काट के ये लोग खा गए। तो ये पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, केपी के पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, इसके सारे रिसोर्सेज की लूटमार करता है। मामूली मिसाल है, पाकिस्तान में तेल साफ करने के 4 कारखाने हैं। तेल कहाँ से निकलता है? बलूचिस्तान से। पूरा खा जाते हैं ये। बलूचिस्तान का इलाका मुस्लिम बाग, वहाँ पे क्रोमाइट का दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और कई सालों से एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सल्फ़र, सबसे बड़ा जो डिपो है सल्फ़र का, वो कोहे सुल्तान बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक इलाका है सुई। सुई के इलाके से जो गैस निकलती है ना, वो पूरे पाकिस्तान की 43% गैस है। 1956 में सुई में से गैस निकालने का काम शुरू हुआ। 1960s तक पंजाब के घर घर में गैस पहुंच गई, कराची के घर घर में गैस पहुंच गई। बलूचिस्तान में सुई वालों को गैस आज तक नहीं मिली। वहां के कई गांव गोठों में कोई गैस नहीं है। लोहे का सबसे बड़ा जखीरा कालाबाग, सोने चांदी और तांबे का सबसे बड़ा जखीरा चागी बलूचिस्तान। चागी बलूचिस्तान, जहां पे पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट भी किए थे। तबाही वाले काम सारे इधर करने हैं, वो पंजाब को नहीं तंग करना। तो 98 में जो एटॉमिक धमाके किए थे पाकिस्तान ने, वो चागी बलूचिस्तान में किए थे। चागी बलूचिस्तान से सोना, चांदी, तांबा निकालने के लिए चाइना को ठेका दिया हुआ है। अब $1 ट्रिलियन का सोना निकला है रेतोडेक पे बलूचिस्तान। वो लूट मार करके उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की किकबैक हासिल करके इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है सोना। अजीज दोस्तों, आज से 1 महीने पहले भारत के
रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने कहा था कि हम पीओके गिलगित बल्तिस्तान बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने कहा है कि हम हर वक्त तैयार हैं पीओके हासिल करने के लिए, पीओके गिलगित बल्तिस्तान हासिल करने के लिए। हमारे में इतनी कैपेसिटी भी है और हम तैयार भी हैं, और इसके लिए हम सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब हमें इसकी इजाज़त दें। और अजीज़ दोस्तों, एक जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं ना पीओके गिलगित बल्तिस्तान में भारत के आने की, वो भी बताती है कि भारत काफ़ी अरसे से तैयारियां कर रहा है। इसकी मिसाल ये है कि एक पाकिस्तानी एनालिस्ट की रिपोर्ट है कि भारत ने पिछले 1 साल में हथियारों की खरीदारी, लेटेस्ट जेट्स, हथियार खरीदारी और आर्मी प्रैक्टिसेस में, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में $100 बिलियन खर्च किया है। दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक डिफेंसिव ऑफेंसिव एक्सरसाइज की गई थी। अप्रैल मई 2022 में इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स की एक्सरसाइज हुई। सितंबर अक्टूबर 2022 में लोकल एरियाज में डिफेंसिव वार टर्निंग इनटू ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एक्सरसाइज की गई। इंजीनियर स्टोर्स है ना जो, वो भारत ने जालंधर और भटिंडा गैरिसन्स में बॉर्डर के बिल्कुल करीब लेके माइनिंग शुरू कर दी है। ब्रिजिंग ऑपरेशंस पंजाब में चल रहे हैं। कॉम्बैट एंड मैनूवरिंग IBGs फॉर्म किए गए हैं टू लॉन्च ऑफेंसिव रेड्स इनटू पाकिस्तान। और जंग से पहले ही अटैक करने का ये जो प्लान है, कोप लेवल एक्सरसाइजेज दिसंबर 2022 में होने वाली हैं। एविएशन के जो स्क्वाड्रंस हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंचा दिए गए हैं। राजस्थान आर्टिलरी एलिमेंट्स और हैवी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जारी है। एंटायर 9th कोर ऑफ इंडियन आर्मी शकरगढ़, सियालकोट के एरिया में डिप्लॉय कर दी गई है। मेजर ट्रेनिंग वहाँ पे जारी है और एक ऑफेंसिव मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिसंबर में शुरू होने वाली है। एम्यूनेशन डंपिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली बिल्कुल ही खराब हालत में है। पूरा पॉलिटिकल कैओस है। आर्मी के खिलाफ खूब एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिक आर्मी के खिलाफ होती जा रही है, और ऐसे में भारत के लिए बड़ा आसान होगा पाकिस्तान के अंदर घुसना। इंडियन आर्मी के बयानात और पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानात भी ये बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं और 1500 किलोमीटर के जो फ्रंट है ना वो खोलने को बैठे हैं, जिसमें पूरा पीओके गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हर जगह पे भारत अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। पाकिस्तान में अवाम और पॉलिटिशियंस इस वक्त आर्मी के खिलाफ आगे पीछे लगे हुए हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं कि भारत ने कितनी बड़ी तैयारी की है, और इस तैयारी को देख के ऐसा लगता है, और पाकिस्तान की हालत देख के ऐसा लगता है कि 71 की जंग में तो पाकिस्तान ने फिर कुछ दिन मुकाबला कर लिया था, यहाँ शायद कुछ घंटों में चीज़ें कंट्रोल में कर ले भारत, क्योंकि भारत पिछले 1-1.5 साल से भरपूर तैयारी करके बैठा हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर घुस के उसने बहुत सारे मामलात ख़राब करने हैं। वैसे ही पाकिस्तान में KPK और बलूचिस्तान में आर्मी वर्सेस मिलिटेंट्स एक जंग कंटिन्यूस जारी है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे भी अपनी आर्मी को जमा करके रखना चाह रहा है, और चाइना ख़ास तौर पे इस वक्त इस जंग में पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता
कि उसका मतलब होगा कि चाइना फिर इंडिया से पंगा लेगा, और अगर चाइना जंग में कूदा तो फिर वेस्ट भी इंडिया के साथ खड़ा होगा। और ऐसे में चाइना अभी जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है कि एक जंग इसको 50 साल पीछे ले जाएगी और इसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकेगी इन सारी चीज़ों को। ख़ास तौर पे पूरी दुनिया जब भारत के साथ खड़ी होगी तो चाइना पाकिस्तान की वजह से अपना नुकसान नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को अपनी फ़ौज को 3 जगहों पे डिवाइड करनी होगी, एक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, एक ईरान के बॉर्डर पे, एक भारत के बॉर्डर पे। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इसलिए कि अगर उस तरफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इन्होंने अगर भारत से जंग है और उधर से सारी फ़ौज इधर ले आए तो तालिबान ड्यूरेंट लाइन तक आने के लिए तैयार हैं कि तालिबान को पाकिस्तान आर्मी से बहुत सारे बदले लेने हैं। तो तालिबान तैयार बैठा है, तालिबान लोकल पख्तूनों के साथ मिल के ड्यूरेंट लाइन तक आ सकता है। बलोच ईरान के जो हैं वो ईरान की मदद से बलोचिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी बलोचिस्तान से ईरान में बहुत इन्फिल्ट्रेशन होती है, और ईरान में जो चीज़ें हो रही हैं ना, इंसर्जेंसी, जो एनार्की, सिविल वार की सिचुएशन, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका किसके ज़रिए करवा सकता है? ईरान का बॉर्डर या तो अफ़गानिस्तान से मिलता है, या तुर्की से मिलता है, या पाकिस्तान से मिलता है। तुर्की तो ये चीज़ें ऐसा सच करता नहीं। हालांकि ईरान ने इल्ज़ाम अभी तक सऊदी अरब वगैरह पे नहीं लगाया इस चीज़ का, डायरेक्ट अमेरिका पे लगाया है। तो अमेरिका का इस इलाके में सबसे बड़ा गुलाम जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को ईरान के बॉर्डर पे भी वो रखनी होगी कि ईरान डायरेक्टली ना सही बलोचों को इन्फिल्ट्रेशन करना दे और बलोचों को वहाँ पे मदद कर दे, पाकिस्तान के बलोचों को। तो वहाँ पे भी आर्मी को रखना ज़रूरी है, KPK में भी रखना ज़रूरी है। ऐसे में सिंधी तैयार बैठा हुआ है, तो सिंध में इंसर्जेंसी आ जाती है। और अगर कराची बीइंग कैपिटल ऑफ सिंध, तो कराची में पाकिस्तान की नेवी सिर्फ कराची तक है, तो नेवी को काफ़ी मसला हो सकता है अगर सिंध में भी मामला होंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि भारत के ऑफेंस को किसी तौर पे बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि भारत को एक ऐसा स्टेप ले लेना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में केओस की हालत है, और ऐसे में भारत अपना POK और गिलगित बल्तिस्तान वापस ले सकता है। एनालिस्ट ने कहा है कि शायद भारत इन्वेड ना करे, लेकिन जो 3 साल से भारत ने वहाँ पे जो जंग की पूरी एक तैयारी करके रखी हुई है, इसके बाद भारत हमला ना करे, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने पहले मिफ्ता इस्माइल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, फिर नवाज शरीफ के समधी इसाक डार लंदन से आके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम साउथ एशिया में सिवाय नेपाल के सबसे कम है, इवन अफ्रीका के नेशन से भी कम है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी वगैरह जितने इंडिकेटर्स हैं उसमें तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा नीचे है। पाकिस्तान ने 75 सालों में हमारी सरकार ने और आर्मी ने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं की, लाइफ और प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी नहीं दे सके, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक अपनी पब्लिक को नहीं दे सके। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। डेट मैनेजमेंट, कर्जा वापसी, हालत ख़राब है। $34 बिलियन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान में भरने हैं, जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान भारत में टेररिज्म, भारत में मुसलमानों को भड़काना, भारत में खालिस्तान को वो करना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन भारत ने बड़ा खूबसूरती से खालिस्तान का मामला क्लियर किया हुआ है। मामूली मिसाल है कि पिछले 1 हफ्ते में इटली में खालिस्तानी गैंगस्टर हैप्पी सांघेरा मारा गया। लाहौर में नार्को टेररिस्ट खालिस्तानी हरविंदर सिंह रिंदा
मरा हुआ पाया गया अपने घर में। टेररिस्ट कुलविंदरजीत सिंह खानपुरिया बैंकॉक से दिल्ली लाया गया अरेस्ट करके। खालिस्तान का मामला भारत सीरियसली हल कर रहा है और ठुस होता जा रहा है खालिस्तानी मामला। पीओके गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, पीओके के अपने लोग और गिलगित बल्तिस्तानी भी लोग भारत को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और मुसलमान जो भारत के, जिनको राना अयूब टाइप के लोग चढ़ावा दे रहे हैं, वो अब ठंडे पड़ते जा रहे हैं कि इनको पता है कि अगर ये भारत में इंसान के बच्चे बन के नहीं रहे तो मामला बहुत ख़राब हो जाने हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब भारत के मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने कम्युनल लीडर्स और नफ़रत फैलाने वाले जर्नलिस्टों को गिरेबान से पकड़ें और उनसे सवाल करें कि हमें गलत रास्ते पे क्यों ले जा रहे हो। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भयानक है। इस वक्त मिलिट्री में भी डिवीज़न है। ओल दो के नया आर्मी चीफ आसिम मुनीर आ चुका है, लेकिन मिलिट्री में काफ़ी डिवीज़न्स हैं। इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च लेके किस हद तक जाता है ये देखना होगा। अगर पाकिस्तान में इमरान खान ने कोई सिविल वार जैसी सूरत हाल पैदा कर दी और पंजाब में अगर आर्मी वर्सेस यूथिया कोई मार्का हो जाता है तो भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पाकिस्तान में घुस के पीओके और गिलगित बल्तिस्तान हासिल कर ले कि आफ्टर ऑल यूनाइटेड नेशंस के कश्मीर के रेजोल्यूशन भी ये कहते हैं कि कश्मीर के हल के लिए सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी नेशनल एवरी सिटीज़न कश्मीर से बाहर चले जाएं और फिर भारत की आर्मी पूरे जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख का कंट्रोल हासिल करे और फिर कश्मीर का फैसला होगा। तो उसके लिए भारत के पास एक लीगल ग्राउंड भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने भारत की आर्मी को कंट्रोल हासिल करने का, ये रेजोल्यूशन में कहा गया, मैं नहीं कह रहा। तो भारत के पास लीगल ग्राउंड है और मैं समझता हूँ कि भारत को अब आगे बढ़ के जम्मू एंड कश्मीर, ख़ास तौर पे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो बिल्कुल तबाही का शिकार हैं, उस पे कुछ करना चाहिए। यूपीआर, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूनाइटेड नेशंस का एक सिस्टम है जिसके तहत उन मुल्कों का चेक किया जाता है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जिनके बारे में ज़्यादा मामलात होते हैं। अभी सितंबर अक्टूबर में ओआईसी की मदद से पाकिस्तान ने यूपीआर का एक सेशन भारत पे बुलाया था और उसमें ओआईसी के कई कंट्रीज़ को पाकिस्तान ने प्रोवोक करके भारत के खिलाफ तकरीरें कराई थीं। अब यूपीआर का सेशन पाकिस्तान स्पेसिफिक होने वाला है 30 जनवरी 2023 को और उसमें पाकिस्तान के भयानक ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के ऊपर डिस्कशन होना है। ख़ास तौर पे इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन के ऊपर पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ज़्यादा शिकायतें की हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस पे बहुत ख़राब है। जनवरी 2023 30 तारीख को ये सेशन शुरू होगा जिनीवा में और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको आके बताऊंगा। अभी हमारी तवज्जो 26/11 के प्रोटेस्ट पे है और हम एक उम्मीद है कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर सकेंगे। ये इंडिया के लिए इंडियंस का पहला प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तान एम्बेसी के सामने और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि भारत के लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया, हमें बहुत सपोर्ट किया और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम इस काबिल हुए कि दुनिया के सामने पाकिस्तानी टेररिज्म को दिखा सकें कि किस तरह भारत में पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।